कोई अर्थ बताओ रे आवर्त सारणी का। इसका मीन्स क्या होता है, कोई अर्थ बताओ, आवर्त सारणी है क्या चीज? नथिंग। ओके। हाँ रे, अपने इधर है कोई समथिंग, इधर तो सारे नथिंग है। कोई है इधर समथिंग जिसको कुछ कुछ नॉलेज हो, जो ये बोल सकते हैं कि भाई आवर्त सारणी किसे कहते हैं? एलिमेंट को रखने का तरीका। एक तरीके से कुछ ना बोले होंगे उसके हिसाब से बेस्ट भी है, लेकिन एक शब्द यदि आप साथ में जोड़ दो इसको, कि जिन तत्वों के गुण क्या है रे? समान है। यदि आप समान गुणों वाले तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हो कि या तो वो एक वर्ग में आ जाएं और या क्या आ जाएं रे, वो एक आवर्त में आ जाएं, वो आपकी व्यवस्था क्या कहलाती है? आवर्त सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है रे? आवर्त सारणी। तो इसकी सबसे बेस्ट यदि कोई आपको पूछे कि आवर्त सारणी पीरियड टेबल का अर्थ क्या होता है, तो समान गुण है। जो भी कोई एलिमेंट है जिनके गुण क्या आपस में समान है, यदि आप उनको समान एक ऐसी व्यवस्था कर देते हो, या तो वो एक वर्ग में शिफ्ट हो और या किस में शिफ्ट हो जाए, वो एक आवर्त में शिफ्ट हो जाए, वो व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है? आवर्त सारणी कहलाती है। अब तक आवर्त सारणी ज्ञात तत्व कितने हैं रे? 118। जिनको अपन अब तक जानते हैं, खोज चुके हैं, जिनको यह प्राप्त किया जा चुका है, वो कितने हैं? 128 118 है। वैसे 123 है। 5 तत्वों के नामकरण एक्स्ट्रा और हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अब तक उनकी खोज नहीं हुई है। ठीक है, आगे जब उनकी खोज होगी तो उन्हें आगे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आवर्त सारणी का सबसे पहले विकास शुरू हुआ था 1869 में। ठीक है, अब देखो रे, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई किसने थी? मेंडलीव। इसके दो नाम लिखे आपको पढ़ने को मिलेंगे, मेंडलीव या मेंडलीफ। कई बुक वाले इसको मेंडलीव लिखते हैं और कई बुक वाले इसको मेंडलीफ लिखते हैं। दोनों ध्यान रखना, व्यक्ति एक ही है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है कि आप ये सोचो कि अलग अलग है। ये तो है जिसने पहली बार आवर्त सारणी को सही रूप से व्यवस्थित किया था, या ये कह सकते हैं कि जो आप आज के दिन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं अपन, उसका जन्मदाता कौन है? मेंडलीफ है। ध्यान रखना, ये आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता यही है। इसने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया था? 63 तत्वों का किया गया था, व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, बस इसकी गलती एक ही थी। ठीक है, बाकी गलती भी नहीं थी। ये वो व्यक्ति है जिसने पहले कुछ तत्वों की भविष्यवाणियां तक कर दी थी, खाली स्थान छोड़ के, कि यहाँ आने वाले टाइम पे कोई ऐसा तत्व आएगा जो यहीं शिफ्ट होगा, इसके अलावा कहीं शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, बस इसने जो गुण लिए थे वो किसके आधार पे लिए थे रे? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। देखो, परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर, अब देखो मैं एक बात बताऊं आप वाली, वो अब जो मैं बात बोला करता था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि पहले तक डबलिंग चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ज्यों ही आगे आप तत्वों की आगे संख्या बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है, और साथ में प्रोटॉन की संख्या भी क्या आ रही है? धीरे धीरे बढ़ती हुई आ रही है। जबकि अपन गणना कैसे करते हैं उनकी? 1 AUM के हिसाब से। ठीक है, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं है पूरा का पूरा। जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी भी कुछ वैल्यू होती है पॉइंटों में। ठीक है, जिसको आप यदि कोई लार्ज नंबर से गुणा करोगे तो एक नंबर बन के आएगा वो साथ में जो अपना प्रोटॉन था उसके साथ भी आगे में अपन पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ रहे थे। ये फैल हुआ इसी कारण। यदि डबलिंग चलती रहती सीधी की सीधी, तो आवर्त सारणी यदि अपन आज पढ़ते, वो किस पे निर्भर होती? परमाणु भार पे। लेकिन ये जो पॉइंट वाला खेल है, इस पॉइंट वाले खेल की वजह से डबलिंग क्या हो गई? आगे फैल हो गई, और जो इन डबलिंग फैल हुई तो जो गुण थे वो गुण भी आपस में क्या होने लग गए रे? चेंज होने लग गए। तो जो ध्यान रखना, दूसरा आप दो पढ़ोगे रे, एक हेनरी मोजले जिसने आज वाली बना रखी है ओरिजिनल, जिसको अपन पढ़ते हैं, हेनरी मोजले। ठीक है, इसने आवर्त सारणी बनाई है अभी। इसकी जो आवर्त सारणी है ये किस पे निर्भर है रे? परमाणु क्रमांक पे। अब देखो, एक कथन के तौर पे एक क्वेश्चन आया हुआ आपके, कैसे आया हुआ है? आज नहीं आया हुआ, जब आपके पास 10+2 के नाम से आपकी CHSL लगा करती थी ना, तब आया हुआ था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं तत्वों के, वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? आवर्ती फलन का अर्थ समझते हो रे? पहले इस शब्द का अर्थ बताओ कोई। आवर्ती फलन, कोई नया नाम नहीं है। यदि आप जोड़ना चाहो तो इसे जोड़ सकते हो।
ये हल्का सा दिमाग लगाओगे तो इससे जुड़ जाएगा। जो भी मैं इसका अर्थ बता के आया था ना, इसका जो अर्थ बता के आया था उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। इसका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको कि जिन तत्वों के समान गुण है उनको आप इस रूप से, इस तरीके से व्यवस्थित कर दो, या तो वो एक वर्ग में शिफ्ट हो जाएं या क्या शिफ्ट हो जाएं, एक आवर्त में शिफ्ट हो जाएं। आवर्ती फलन का अर्थ होता है अरे कि देखो मान लो आप आवर्त सारणी में यहां से चले, ठीक है, और तत्व को व्यवस्थित करते करते यहां तक 18 तत्व व्यवस्थित करके आ गए। जब आपने दोबारा 1900 तत्व लेके आए ना यहाँ पे, तो इस तत्वों के गुण इस गुण के क्या हो रहे थे रे, सिमिलर हो रहे थे। तो एक समय के बाद प्रत्येक बाद में उस स्थान पे यदि आपकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाए समान गुणों की दोबारा, ठीक है, जैसे आपने वो क्या नाम है, वो आती है ना सारे गामा पा वाली लाइन, ठीक है, सारे गामा पा वाली लाइन, उसका हर 8वां अक्षर पहले अक्षर के क्या होता है, अरे सिमिलर होता है, यही होती है ना उसमें, ठीक है। तो सेम ये आवर्ती फलन है म्यूजिक का, जो भी आपका अपने संगीत सुनते हैं उसका आवर्ती फलन क्या होता है, सारे गामा पा, क्योंकि उसका हर 8वां अक्षर किसके समान चल रहा है, इसके समान चल रहा है। ये आगे आएगा भी, अष्टक नियम में आएगा ये, क्योंकि अष्टक नियम इसी पे आधारित था, जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, जिसमें उसने एक गाने का ही प्रयोग किया था पूरा का पूरा। हाँ, तो आवर्ती फलन का अर्थ होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जहां आके दोबारा गुणों की क्या सुनो हो जाए, पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, वो कंडीशन क्या कहलाती है, आवर्ती फलन कहलाती है, ठीक है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, तो उसके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो क्वेश्चन था कि किसके फलन होते हैं, परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, न्यूट्रॉन के या प्रोटॉन की संख्या के, किसके फलन होंगे रे, परमाणु भार के, ठीक है। और अगला यदि ये पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि मेंडलीव की ये मोजले की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, जो मोजले की आवर्त सारणी है उसके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे, केमिकल और जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो किसके आवर्ती फलन होंगे रे, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की होंगी। अब एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ छोटी सी, ये ऑप्शन में नहीं आए तब क्या करोगे, तो इसके जगह सेम नंबर क्या दे सकता है आपको, प्रोटॉन की संख्या, क्या दे सकता है, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही क्या आपका परमाणु क्रमांक। इसलिए मैंने आपको अलग अलग देखो, एक याद हो तो याद रखने वाला पॉइंट लिखवाया था, वो इसलिए लिखवाए थे कि आगे आने वाले अब जितने भी टॉपिक चलेंगे उनमें बार बार ये शब्द आएंगे, तो मैं कहीं प्रोटॉन की संख्या बोल जाऊं तो आपको ये ध्यान रखना कि हाँ परमाणु क्रमांक भी आ गया है, और परमाणु क्रमांक बोल जाऊं तो प्रोटॉन की संख्या आ गई, ये बात आपके दिमाग में एनी टाइम चलनी चाहिए, क्योंकि बार बार एक बात रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो देखो दोबारा कि अर्थ क्या होता है कि समान गुणों को, ये ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आवर्त सारणी शायद शनिवार को खत्म हो जाएगा, इतना ही टॉपिक है। इससे आगे वाला टॉपिक है ना, जो अलग अलग ब्लॉक पढ़ेंगे अपन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसमें आपके तत्व भी आ जाएंगे, उन तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक भी साथ में आ जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई यौगिक बच भी जाएगा, ठीक है, उनकी अलग लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। हाँ, आज आपको मैं शायद मेरे से किसी ने डिमांड की थी कि सर एक साथ आपके जितने भी संविधान के आर्टिकल हैं, ठीक है, जितने भी आर्टिकल हैं 395, उनको एक साथ आप शॉर्ट फॉर्म में हमें दे दीजिए, जिससे हमें ये याद रहे कि कौन से में क्या आता है, कौन से में क्या नहीं आता है। अब देखो उसमें कुछ खा गया हूं मैं, जो खा गया हूं या तो आपके काम का नहीं है या वो संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप जो इन 250 को पार करोगे ना, तो 250 के बाद में आपको ये बहुत से ऐसे अनुच्छेद मिलेंगे, आर्टिकल मिलेंगे, जहां मैं या तो लिख रखा है मैंने खाली या निरस्त, क्योंकि या तो संविधान संशोधन से वो क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। जैसे आप 379 से लेके 391 तक जाओगे वो सारे खाली हैं, उनमें एक भी आज के दिन आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो आज शाम को मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप देख लेना। अब आपके रेगुलर एक दो दिन में कोई ना कोई पीडीएफ आपके लिए आती रहेगी। स्टैटिक जीके की पहली पीडीएफ आ चुकी है, स्टैटिक जीके की दूसरी पीडीएफ आएगी आपके पास 12 तारीख के आसपास, ठीक है। स्टैटिक जीके वाली मैं पहले बता रहा हूं आपके लिए, रामबाण है, सीपीओ वालों उसको रट देना। अभी कह रहा हूं जो सीपीओ की एग्जाम दे रहे हैं वो उसको रट देना, उसके, क्योंकि स्टैटिक जीके मैं यहाँ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा आपको, इसलिए मैं आपको एक बार पीडीएफ डाल रहा हूं। पॉलिटी की जो पीडीएफ आए, जितना काम का लगे उतना पढ़ते जाना, जो नहीं लगे वो छोड़ते जाना, लेकिन छोड़ने से पहले एक काम जरूर करना। मैंने उसको इतना डिटेल से लिखा है पॉलिटी वाली पीडीएफ को, कि पॉलिटी में क्या कई शब्द बहुत परेशान करते हैं व्यक्ति को, समझ में नहीं आता कि शब्द कहना क्या चाहता है। आप यदि उसको एक बार रीडिंग भी लगा दी ना आपने, तो आपकी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपको कई बार वो कहा कि वाले क्वेश्चन, मैं जब आपको क्वेश्चन डालता हूं तो आप गलत करते हो ना बार बार, वो गलत वाला जो सिस्टम है ना वो बंद हो जाएगा आपका। तो इतना डिटेल से है वो,
कि यदि सही तरीके से ना आपने पढ़ा या आपका किसी भाई बंधु ने भी पढ़ा ना, तो वो आईएएस में जहां लिखित पेपर लगता है ना पॉलिटिकल का, वहां तक उसको कोई दिक्कत नहीं आनी है। इससे बड़ी धरती पे तो फिलहाल कोई पॉलिटिकल की एग्जाम है नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। हाँ, तो समान गुणों को यदि आप व्यवस्थित कर रहे हो, ठीक है, या तो एक वर्ग में आएंगे या किस में आएंगे रे, एक आवर्त में आएंगे। ये आपकी ये कंडीशन क्या गलती है? आवर्त सारणी का विकास शुरू हुआ 1869 से। ठीक है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी को बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता भी सही कहते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि आज जो अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने। इस वाली आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु भार पे। इस वाली आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। ठीक है, दूसरा, ज्ञात तत्व कितने आज के दिन? 118। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। कितने थे रे? 63। ठीक है, इसके बाद आज के दिन जितनी भी आवर्त सारणी में खोज कर ली गई हैं उनमें 17 के आपकी अधातुएं हैं रे। कितनी धातुएं हैं? 17 अधातुएं हैं। दूसरा, दो कंडीशन याद रखना जो बार बार पूछी हुई हैं, हाइड्रोजन और बीआर की। बीआर क्या आपकी? ब्रोमीन। एक ऐसी है धातु जो रूम टेम्परेचर के ऊपर किसकी भांति कार्य करती है रे? द्रव्य की भांति कार्य करती है। एक धातु भी है, वो कौन सी है? पारा। वो कौन सी है आपकी? पारा। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? द्रव्य होती है। एकमात्र ऐसी धातु है बीआर, ब्रोमीन। ठीक है, जो अधातु है लेकिन किसकी भांति कार्य करती है रे? द्रव्य की भांति कार्य करती है। ठीक है, दूसरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक कंडीशन है, इसको शैतानी एलिमेंट कहते हैं रे। क्यों कहते हैं? ये बात मैंने आपको पहले बताई एक दिन। ठीक है, कि ये जो अपनी प्रॉपर्टी दर्शाता है ना, वो एक बार तो जाके ब्रोमीन से मैच हो जाती हैं। ठीक है, ब्रोमीन से नहीं, बोरोन से। ठीक है, और एक बार जाके एल्यूमिनियम से मैच हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बार बार किसी तत्व के साथ क्या होती रहती है रे? मैचिंग होती रहती है। कायदे से देखा जाए तो ये यहाँ एग्जिस्ट करने वाला तत्व भी नहीं है एक नंबर पे। बस इसको एक नंबर पे रखने का कारण ये है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी पाई जाती है? एक पाई जाती है। बाकी ये प्रॉपर्टी के हिसाब से तो किसी कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। इसको अलग रखना चाहिए। जैसे एफ ब्लॉक को अलग रखते हैं ना अपन नीचे के नीचे, वैसे हाइड्रोजन को अलग रखना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इसके जस्ट नीचे आने वाले तत्व है लिथियम की भांति व्यवहार नहीं करती हैं। ये लिथियम की भांति तो एक आधी प्रॉपर्टी दर्शाता है, बाकी ज्यादा तो ये बोरोन और एल्यूमिनियम के साथ दर्शा रहा है अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसी कारण ध्यान रखना, ये शैतानी तत्व है। ये हर किसी के घर में है ना, तांग झाक करने का काम है इस आदमी का, हाइड्रोजन का। ये पूछा हुआ है कि एक ऐसा तत्व है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार पी ब्लॉक के साथ मैच होती रहती हैं। पी ब्लॉक की बता रहा हूँ, पी ब्लॉक के साथ बहुत मैच करता है। ये कौन सा है आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, और बीआर आपकी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या पाई जाती है? धातु नहीं, अधातु है। किस में पाई जाएगी? आपकी द्रव्य फॉर्म में पाई जाएगी। लिखना चालू करो। लिख दो आवर्त सारणी का अर्थ। आवर्त सारणी का अर्थ लिख देना, तत्वों की ऐसी व्यवस्था, तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें समान गुणों वाले तत्वों को, तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया जाए, एक साथ व्यवस्थित किया जाए। मोइन, तू रेगुलर क्यों नहीं आता रे? रोजे चल रहे हैं। तो अब वही बात, आज आया तो बाकी दिन भी आ सकता है। आज नहीं रखा, रेगुलर नहीं रखता, तो फिर आज क्यों नहीं रखा? मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं उस हिसाब से रेगुलर रखने चाहिए, तभी कोई पुण्य उन्य मिलता है, अन्यथा कुछ नहीं मिलता, अन्यथा टाइम पास किया जाता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, लिख दिया रे। अब देखो, हाँ, आपने जो लिखा है कि तत्वों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। ठीक है, कोष्टक में लिख देना वर्ग या आवर्त में, वर्ग या आवर्त। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1869
आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1869 1869, जिसके भी 69 59 79 इनमें दिक्कत हो ना उनके लिए 1869। आप मारवाड़ साइड चले जाओ रे, अपन 49 बोलते हैं ना, 49 49, वो उसको बताऊं क्या बोलते हैं? 49, वो बोलते हैं 49। ध्यान रखो रे थोड़ा सा, ये ना ये इंटरव्यू वाले में लेवल सुधारना। एक नागौर का लड़का है हमारे साथ रहा करता था सिक्कर, उसका आरएस का प्री क्लियर मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू के लिए बैठा, उसको कोई ऐसी सन पूछी गई जिसके लास्ट में 49 आ रहा था, उसका 1 नंबर का पूरा इंटरव्यू गया था, पूरा 1 नंबर का। उसके हमने जो क्वेश्चन थे उसके आंसर से हमने पूछे तो उसका 1 नंबर का इंटरव्यू था, लेकिन वो लास्ट का जो क्वेश्चन था ना उसमें वो आके अटका ऐसा कि उसका जो जवाब दे के आया वो 49 बोल के आ गया था। ठीक है, तो जो सामने एग्जामिनर था बोले यार इसको जो यदि अपनी नॉर्मल लैंग्वेज का ही ज्ञान नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो अपनी लोकल लैंग्वेज है सर्वोपरि है अपने लिए, अपन मानते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे लोकल लैंग्वेज को साइड में कर दिया करो थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के टाइम पे आपका ज्ञान कोई नहीं देखता है, ये आज के दिन की सबसे बड़ी खासियत है। इंटरव्यू के टाइम पे ज्ञान कोई नहीं देखता है, ज्ञान देखा जाता है मात्र 40%। 60% ये देखते हैं कि आप यदि किसी को मना भी कर सकते हो, जैसे सर कि भाई आपको नहीं आता ना तो आप मना करते हो ना कि सॉरी सर नहीं आता, सॉरी बोलने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका, आप अगले को किस तरीके से इंप्रेस कर पाते हो ये तरीका, ठीक है, यही देखा जाता है सबसे ज्यादा। और सर्वाधिक खतरनाक तरीके उसमें 2 ही हैं, आपका ड्रेस कोड और अगले को इंप्रेस करने का तरीका। अगले को ऐसा इंप्रेस करो कि अगला 4 घड़ी सोचे बोले यार बंदा आया था कोई इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, पहली आवर्त सारणी। पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई, पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई। कोष्टक में लिख देना परमाणु भार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर। इसी के नीचे लिखो आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी लिख दो बराबर में हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले, कोष्टक में लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। कुल ज्ञात तत्व है 118, कुल ज्ञात तत्व है 118, टोटल 9 एलिमेंट। एक 118। अगला पॉइंट, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 17 अधातुएं पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में 17 धातुएं, सब लिखवा रहा हूं, 2 मिनट रुको तो सही, जैसे भी लिखवाऊंगा 11। हाँ तो बताया नहीं तो कोई चीजें उस टाइम पे रह जाती हैं, सब लिखवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा। लिखो रे, आवर्त सारणी के ज्ञात तत्वों में आवर्त सारणी के ज्ञात तत्वों में सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में, आवर्त सारणी के ज्ञात तत्वों में सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में 11 गैसें पाई जाती हैं। आवर्त सारणी के ज्ञात तत्वों में सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में, सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में 11 गैसें पाई जाती हैं।
ये सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियां बताऊं क्यों लिखवाई हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, अन्यथा तो आप गैस किसी को भी बना सकते हो, द्रव्य किसी को भी ले आओगे टेम्परेचर के आधार पर, क्योंकि सबका गलनांक और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो सबके हैं, एमपी और बीपी सबके हैं, तो आप बना सकते हो। लेकिन मैं आप नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, या जो आपके एनटीपी लिखवाए थे मैंने आपको कल, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके ऊपर यदि आपके पास यदि कोई गैस पाई जा रही है तो वो आपकी नॉर्मल गैस कहलाएगी, ठीक है। तो वो कितनी होती है रे? 11 होती हैं। अगला पॉइंट लिखो इसी में, लिख देना आवर्त सारणी में 14 तत्व ऐसे हैं, आवर्त सारणी में 14 तत्व ऐसे हैं जो केवल वर्णमाला के एकल वर्ण से शुरू होते हैं, जो वर्णमाला के अल्फाबेट, जो वर्णमाला के एकल वर्ण से शुरू होते हैं, केवल एक अक्षर से। आवर्त सारणी में 14 तत्व ऐसे हैं जो वर्णमाला के केवल एकल वर्ण से शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पे लिख दो रे, H, C, N, O, F, V, H, C, N, O, F, V, I, W, इतने ही बहुत हैं, और लिख लेना आपने ढूंढ के। 14 तत्व हैं कुल ये, ठीक है। और ये लाइन मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एक बार आपके एग्जाम में डाइट आई हुई है रे, कि पूरी आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्वों में से ऐसे तत्वों की संख्या बताइए जो केवल और केवल वर्णमाला के पहले अक्षर से शुरू होते हो। अल्फाबेट के क्या शुरू होते हो रे? पहले एकल वर्ण से। पहले अक्षर का अर्थ नहीं है, एकल वर्ण से, अर्थात जिनमें केवल और केवल एक ABCD अक्षर का प्रयोग किया जाता हो, ए से लेके जेड तक केवल एक अक्षर आता हो उनमें, ठीक है। हाँ, अरे वी का प्रमाण क्या नाम है आपका, एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक वी का, वी 23 कल लिखवाया गया था, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, अगला पॉइंट लिखो रे, एच को लिख दो शैतानी तत्व है। इंग्लिश वाले भाई शैतानी एलिमेंट ही बोलते हैं इसको, यही लिखना पड़ेगा। दूसरा Br, द्रव्य है धातु, किस पे रे? रूम पर। किसी के रूम पर नहीं, रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर आगे लगा देना आप। ये सोचो कि किसी के रूम पे ही द्रव्य की बातें व्यवहार करेगी। अगला लिखो रे, एक नोट लगा दो, लवोजियर लिखो, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, केमिस्ट्री का जन्मदाता है, केमिस्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री है लवोजियर। लिखना नहीं है फादर ऑफ केमिस्ट्री, अब मैं जो बात लिखूं वो लिखो। लिखो, लवोजियर ने तत्वों को सर्वप्रथम, लवोजियर ने तत्वों को सर्वप्रथम धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत किया था। लवोजियर ने सर्वप्रथम तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत किया था, क्लासिफाइड। लवोजियर क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब लिखो इसके नीचे, इन्हें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री।
फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है रे? अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं रे? अरिस्टोटल। ध्यान रखना, ये ऐसा महानुभाव है, इसके दोनों नाम याद रखना रे, कई बार ऑप्शन में नहीं आता अरस्तु। हाँ, क्या नाम है आपका? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? द वर्ड गिवन बाय बायोलॉजी। ऑप्शन? कौन? ऑप्शन नहीं है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था? बायोलॉजी वर्ड गिवन बाई। हाँ, पूछ ले गूगल ने, पूछ जल्दी, पूछ जल्दी जल्दी, छोड़ना नहीं चाहिए। बाहर ने पूछ क्या हो? ऐ बोलोगे गूगल बायोलॉजी का शब्द बता। अरे अरे लेमारक व ट्रवीरेनस, तो लेमारक तो बोलते। लेमारक और ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, लेमारक व ट्रवीरेनस। लेमारक ने एक सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था। कौन सा प्रिंसिपल दिया था लेमारक ने? अरे लेमारक और डार्विन दो नाम के वैज्ञानिक नहीं आए थे? पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। लेमारक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ओए बायोलॉजी वाला, क्यों हो? तेरे साथ तो वो बात हो रही है रे, गुलजार की एक शायरी है ना, बोले हम तुम्हें चांद कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें पूरी रात कोई देखे ये हमें गुजारा नहीं। अरे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत नहीं दिया था कि जो इस पीढ़ी में आप लक्षण हासिल कर लोगे वो अगली पीढ़ी में चले जाएंगे? टीचर का बेटा टीचर बनेगा, पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, फिर इसको खारिज करने के लिए पूंछ काटी गई थी छह बगली के पकड़ पकड़ के। साइकोलॉजी में ये है ना पहलवान, ये साइकोलॉजी में नहीं है, ये उद्विकास इवोल्यूशन पढ़ोगे आप बायोलॉजी में। उसका टॉपिक है पूरा, जिसमें 3-4 वैज्ञानिक उठ के आए थे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद। तुमने भी मजे किए मैडम के साथ और मैडम ने तुम्हारे साथ। पढ़ने का जीरो नाम था। और मैं जहां जहां जा रहा हूं, जहां जहां आपकी मैडम पारुल आडवाणी पढ़ा रही है ना, वहां सारे हालात ऐसे ही हैं। लिखो अगला पॉइंट। लिखो अगला पॉइंट रे। डोबे राइनर। डोबे राइनर लिखो। देखो रे, जो लवोजियर है इसने क्लासिफाइड ही किया था सिर्फ, इसने व्यवस्था किसी भी तत्व की नहीं की थी। इसने ये कह दिया कि जो तत्व हैं वो क्या होंगे आपके, नॉन मेटल एंड मेटल होंगे। इसके अलावा इसने कोई व्यवस्था नहीं की। तत्वों की पहली व्यवस्था करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डोबे राइनर। इसने क्या कहा? इसने त्रिक पकड़े थे, त्रिक। इसने त्रिक व्यवस्था दी। इसने ये कहा कि मान लो एक ए एलिमेंट है और दूसरा कौन सा है, सी एलिमेंट है, ठीक है। जितना द्रव्यमान इसका है और जितना द्रव्यमान इसका है, इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दो और उसका माध्य निकाल लो, मीन निकाल लो, ठीक है। तो जो बीच में एलिमेंट आएगा उसका द्रव्यमान इतना ही होगा। तो इसने दो तत्व दिए भी थे ऐसे, कैल्शियम स्ट्रोनशियम Sr एंड Ba बेरियम, ठीक है। इन तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है यदि आप निकालोगे
तो आपको जो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों को जोड़ोगे और दोनों का यदि औसत निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो वो किसकी भांति कार्य करेगा? एसआर की भांति। लेकिन ये त्रिक दो तीन त्रिक तो बने, उसके बाद में क्या हो गई? व्यवस्था फेल हो गई। फेल होने का कारण आप जानते ही हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बार बार बढ़ेगी तो आगे क्या है, जो डबलिंग का खेल है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो डोबेराइनर ने यदि सबसे पहले जो व्यवस्था की थी, यदि कोई तत्वों को व्यवस्थित करने वाला पहला वैज्ञानिक था, वो कौन था रे? डोबेराइनर। उसने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक। त्रिक का सिद्धांत दिया था कि भाई तत्व होते हैं वो तीन टुकड़ों में पाए जाते हैं, तीन तत्व एक साथ आते हैं, फिर तीन एक साथ, फिर तीन एक साथ। तो लिखो, डोबेराइनर ने सर्वप्रथम त्रिक की खोज की। त्रिक की खोज की, जिससे आवर्त सारणी का विकास प्रारंभ हुआ। जिससे आवर्त सारणी का विकास प्रारंभ हुआ। इसने तीन त्रिक बनाए थे रे, तीनों लिख दो। पहला बनाया था इसने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके बाद में बनाया इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और इसने फिर बनाया बेरियम Ba। ठीक है, इसने फिर बनाया आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके ये तीन ही त्रिक बने थे। इसके बाद में इसकी सारी व्यवस्था फेल हो गई थी। देखो रे कैसे फेल हो गई। और देखो ये कहता क्या है, एक चीज और ध्यान रख लेना थी आपको, थोड़ा सा डिटेल से पूछ ले अगला। देखो इसका जो परमाणु क्रमांक, इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है लिथियम की, कल में आपको लिखा गया था लगभग कितनी होती है? 6.9। ठीक है, और इसकी कितनी होती है? 39.1। 39.1, दोनों को जोड़ो रे, 46। कितना आ रहा है? 46। ठीक है, तो सोडियम का यदि आप एक्चुअल में निकालते हो तो कितना आता है द्रव्यमान संख्या? 23 ही आती है। कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक इसके। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन लागू हुई। सेम कंडीशन क्या हुई? इसमें लागू हुई। लेकिन जो ही ये आगे और बढ़ा ना, तो इसके गुण क्या हो गए रे? सारे के सारे फेल हो गए, जो ये नियम लगा के आ रहा था। ठीक है, तो इसमें एक नीचे पॉइंट लिखना, लिख देना, त्रिक में मध्य तत्व का द्रव्यमान, त्रिक में मध्य तत्व का द्रव्यमान पहले व तीसरे तत्व का औसत होता है। त्रिक में मध्य तत्व का द्रव्यमान पहले व तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत होता है। त्रिक में मध्य तत्व का द्रव्यमान पहले व तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत होता है। ये चीज आपको याद रह जाए तो इन दोनों के द्रव्यमान लिख दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 23। तो इस पहले वाले त्रिक के जो द्रव्यमान संख्या है ये लिख लो आपके साइड में, कि जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये कैसे आया था। 39.1, 6.9, दोनों को जोड़ा 46, डिवाइड किया कितने से? 2 से। आपको औसत कितना निकल के आ गया? 23। नंदू तेरी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई क्या? क्या पता ऐसे सुस्त क्यों रहता आजकल? क्या लुट गया तेरा? सुस्त मत रहा अगर। हाँ, अगला देखो रे, इसके ये तीन ही त्रिक बने थे। तो आप चाहे ये बात लिखो या ना लिखो, ठीक है, कि ये सभी तत्वों के त्रिक नहीं बना पाया था, या तो आप चाहे लिखना चाहो तो लिख लेना, अन्यथा ये तीन ही त्रिक बने थे। तीन त्रिक के अलावा चौथा त्रिक क्या हो गया था? इसका फेल हो गया था। ठीक है, तो ये तीन त्रिक एग्जिस्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ रे, अष्टक का नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। अब ये बात मैं आपको पहले ही बता के आ गया। अष्टक नियम में हुआ क्या था? ये दिया था न्यूलैंड ने रे। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। इसका पूरा नाम है जॉन
अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, आगे इसका पूरा नाम लिखेंगे एक जगह, क्योंकि इसको लंदन सोसाइटी की तरफ से डेविड नाम का एक पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि ये तत्वों को पहली बार व्यवस्थित करने वाला सही तरीके से ये पहला वैज्ञानिक है। देखो क्रम याद रखना, मैं आपको अब तक 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखा चुका हूं। पहला लवोजियर, ठीक है, जिसने तत्वों को क्या कहा था, धातु व अधातु। इसके अलावा इसने कोई व्यवस्था नहीं की थी, इतना कह के छोड़ दिया है। ध्यान रखना, आवर्त सारणी का अब तक विकास शुरू नहीं हुआ है। इसने इतना ही कहा कि धातु और अधातु होते हैं तत्व, इसके अलावा कुछ नहीं होते। इसके बाद में कौन आता है, डोबेराइनर। इसने कौन सी व्यवस्था दी है रे, त्रिक, अर्थात आवर्त सारणी की व्यवस्था यहां से शुरू हुई है रे, कि आवर्त सारणी को ऐसे लिखा जा सकता है तत्वों को। तो आवर्त सारणी की शुरुआत। इसके बाद में कौन आएगा, अष्टक नियम वाला न्यूलैंड, ठीक है, जो 8 तत्वों को व्यवस्थित करेगा। अब सबसे बड़ी बात है, इसको डेवी पुरस्कार क्यों मिला था, पहली बार कोई वैज्ञानिक है जो सही तरीके से तत्वों को व्यवस्थित कर रहा है गुणों के आधार पर, ना कि किसी द्रव्यमान संख्याओं के औसत निकाल के। वो तो एक ट्रिक है, ट्रिक को तो आप ट्रिक बोल सकते हो कायदे से, तो क्योंकि इतने एक तुक्का मारा वो सेट हो गया इसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं था। तो इसकी बात को आसपास अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी न्यूलैंड जिसने तो इसने 8 वाला जो गुण बताया था ना, कि पहला तत्व है से लेके 7 तत्वों के गुण जब आप जाओगे तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब 8 तत्व आएगा ना, उसके गुण किससे मैच होंगे रे, पहले से मैच होंगे। इसे ही अष्टक का नियम कहते हैं। यह व्यवस्था 53 तक चलेगी, 53 तक चलती है। 53 तक इस तरीके से व्यवस्थित करके आ गया था, लेकिन गड़बड़ एक हो गई बस इससे। ये कोबाल्ट और निकल को उठा के टेक दिया, बताऊं कहां पे, इसने क्लोरीन और इसके हैलोजन परिवार के साथ में। जबकि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी लोहे के साथ मैच होती हैं, तो लोहा अलग कर दिया इसने और उनको साथ में मिला के टेक दिया उसके साथ। तो एक तो ये यहां फेल हो गया, लेकिन ये फेल होने वाली बात की बात है। सही तरीके से तत्वों को इस तरीके से व्यवस्थित करने वाला यदि कोई पहला वैज्ञानिक है तो वो कौन सा है, न्यूलैंड। इसी कारण इसे लंदन सोसाइटी की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया गया था रे, डेवी पुरस्कार दिया गया था। ये आपके भाई पूछा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसको एक डेवी नाम का पुरस्कार मिला हुआ है। क्योंकि आप तक सबको नोबेल पुरस्कार ये आपने बहुत पढ़े हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग पुरस्कार है जो लंदन सोसाइटी देती है, वो डेवी पुरस्कार है। अब देखो 3 हो गए। न्यूलैंड के बाद में कौन आ जाएगा, आपका पहले पढ़ के आए हो मैनलिफ, ठीक है। मैनलिफ के बाद में कौन आ जाएगा, मोजले। तो ये आपके वैज्ञानिक हैं। पहला 1 नंबर ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, मैनलिफ, और 5 नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, मोजले। ये 5 वैज्ञानिक याद रख लो, पूरी आवर्त सारणी कंप्लीट है। देखो ये आपको सबको पता है कि 118 तत्व हैं। ये डायरेक्ट याद रख लोगे भाई 17 धातुएं हैं, 11 गैसें हैं, ठीक है। बाकी धातुएं हैं या उपधातुएं हैं, ये भी अपने याद रह जाएंगी, ठीक है। 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, ये भी याद रह जाएंगे, कोई बड़ा खेल नहीं है इनका भी, ठीक है। अपने को तो बस ये याद रखना है कि इन वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे कहा कह के ये काम किया है, बस। और कोई स्पेशल डेटा याद नहीं रखना है। इतनी आपने ये 5 वैज्ञानिक आपके दिमाग में रह जाएंगे ना। कौन कौन सा, पहला लवोजियर क्या कहा था, दूसरा डोबेराइनर क्या कहा था, न्यूलैंड ने क्या कहा था, मैनलिफ ने क्या कहा, और मोजले ने क्या कहा। ये मानो कि आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है, इन 5 वैज्ञानिकों के आधार पर चलती है, ठीक है। या तो इनको शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख लो कि भाई शुरू कहां से करोगे, लवोजियर क्या कहा, धातु और अधातु, डोबेराइनर त्रिक, ठीक है। छोटे फॉर्म में देखो पूरी आवर्त सारणी 5 लाइनों में कंप्लीट हो जाएगी यदि आपने सही तरीके से पढ़ोगे तब। त्रिक के नाम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ 3 तत्व हैं, मध्य तत्व का द्रव्यमान है वो किससे मैच होगा, पहले और तीसरे के औसत से, ठीक है। इसके बाद में न्यूलैंड, गाना याद रखो, सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है। जैसे सा से शुरू होता है, लास्ट में वापिस जब सा आएगा तो वो 8वां अक्षर होगा सा, तो इससे सा से सा मैच हो रहा है ना, ठीक है। तो है नहीं, अर्थात पहला अक्षर, और ये सीधा लिखा हुआ है हर आपको आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसने खुद ने अपने जो बुक लिखी थी उसमें ये लिखा था कि मैंने है ना ये जो प्रेरणा ली थी ना अष्टक नियम वाली, ये किससे ली थी, सारे गामा पादानी से ली थी। क्योंकि अपने सुर क्या है, 7 जो सुर हैं भाई, यदि जो संगीत के सुर कितने हैं, 7 ही तो हैं। उन 7 सुरों के आधार पर ही इसने प्रेरणा ली थी कि क्या पता इस तरीके से भी गुण करते हो काम। तो इसको ये इसका भी तुक्का एक तरीके से देखा जाए तो, इसने कोई ऐसी खोज नहीं की है। जबकि मैनलिफ है ना, मैनलिफ जो पहली बार आएगा, मैनलिफ ने जो व्यवस्था की है ना वो खोज करके की है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पढ़ा। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कार्बन के बाद, कार्बन को छोड़ दो एक बार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कार्बन के बाद ऐसे तत्व हैं जो सर्वाधिक पूरी पीरियड टेबल में यौगिक बनाएंगे। हाइड्रोजन तो मन जाएगा वहां घुस जाएगा भाई। यदि हाइड्रोजन नहीं हो तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल है, नहीं है।
क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं हो तो दोनों पॉसिबल है? मैं कहूं कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ नहीं देंगे उसका, क्योंकि आप जहां भी जाओगे आपको ऑक्सीजन या उसके साथ मिल जाएगी। अपन ग्लूकोज ही पढ़ते हैं C6H12O6, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ मिलके आ गए, अर्थात दोनों हैं तब कार्बन है। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि कायदे से देखा जाए तो कार्बन को साइड में कर दें तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले पूरे पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं दोनों, ठीक है। इसी कारण इन दोनों के जो यौगिक निर्माण होते हैं ना, उनका अध्ययन करके मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। इसी कारण वो ये कह पाया कि आने वाले टाइम पे यहाँ कोई तत्व आएगा, इसका खाली स्थान छोड़ दो, सेम प्रॉपर्टीज लेके आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, इतने क्या होंगे उसमें, प्रोटॉन होंगे। ये बात कहने वाला मेंडलीफ पहला वैज्ञानिक था, ठीक है। इसके बाद में वो फैल क्यों हुआ? फैल वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो किसके आधार पे चल रहा था? परमाणु भार के आधार पे चल रहा था। यदि वो क्रमांक को पहले लेके बैठ जाता तो इसे कोई दिक्कतें नहीं आती। जो ही परमाणु क्रमांक मोजले ने कन्वर्ट किया तो आपकी पूरी आवर्त सारणी आज के दिन जो चल रही है वो किसके डिपेंड है? मोजले की डिपेंड है। किसके? देखो मोजले ने सिर्फ यदि कायदे से देखा जाए तो सही काम किया था मेंडलीफ ने, इसी कारण उसको आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता बोलते हैं अपन। क्योंकि वो नहीं होता तो मोजले के दिमाग में ये नहीं आती कि यार परमाणु क्रमांक के आधार पर भी बना सकते हैं, क्योंकि परमाणु भार जो फैल हुआ तभी तो आप परमाणु क्रमांक पे गए हो। देखो पहले धातु तो इसने कोई बात नहीं कही, पहले इसके त्रिक फैल हुए तभी तो ये गाने पे गया, इसका गाना फैल हुआ तब मेनली परमाणु भार पे गया, भार फैल हुआ तब परमाणु क्रमांक पे आए ना आप, ठीक है। अर्थात यदि देखा जाए तो पूरी आवर्त सारणी में इनका सबका बराबर योगदान है, ठीक है। तो इतनी आपकी बात है। यदि ये 5 आपको वैज्ञानिक याद हैं तो आपकी आवर्त सारणी कंप्लीट है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना। हाँ, अब जैसे इसके जो कथन है, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, 2 के आपको पता है, तीसरे के अपन पढ़ लेंगे। तो अष्टक नियम में लिखना चालू करो। 53 नहीं 53 ही है, हाँ कन्फर्म 53 है। वैसे कायदे से देखा जाए ना तो सोडियम के बाद में फेल हो गया था ये, सोडियम नहीं कैल्शियम के बाद में। कैल्शियम तक इसके गुण सही चलेंगे, क्योंकि कैल्शियम तक बताऊं दिक्कत क्या है। आप सही तरीके से देखो, कैल्शियम तक डी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है, एसपी और पी ब्लॉक ही चल रहे हैं। और ये दोनों जो ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ये कुचड़नी नहीं करने वाले, ये नॉर्मल है, अपने घर पे बैठे रहने वाले, ठीक है। एस में बैठे हैं, एस वाले एस के साथ गुण दर्शाएंगे, पी वाले पी के साथ दर्शाएंगे। और देखो मैंने आपको यदि संख्या याद हो तो आपको मैंने एक संख्या लिखवाई थी, 2 8 8 18 18 और 32। यहां तक देखो इसके साथ क्या हो रहा है, 8 वाला गुण चल रहा है ना गाने वाला, तब तक ये बचा हुआ था। और जो ही ये कैल्शियम क्या ये गया और डी ब्लॉक शुरू हुआ तो ये 18 वाला गुण लग गया फिर, और 18 वाले तो कोई गाना है नहीं अपने पास, ठीक है। तो इसलिए कायदे से डी ब्लॉक की वजह से फैल हुआ था, क्योंकि डी ब्लॉक को आप कौन सी धातुएं बोलते हो रे? ट्रांस एलिमेंट बोलते हैं उनको, संक्रमणशील धातुएं कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको सीधा कहा था इनकी संयोजकता किसी भी कंडीशन में फिक्स नहीं रहती, ये अपने स्थायित्व के लिए किसी का घर भी निपटा देंगे, ये स्थायित्व के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे मैंने आपको कल परसों बता रहा था ना कि आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, 26, ठीक है। D6 हो जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना उसका अर्थपुरुष से, वो कहेगा पी ब्लॉक को ले, तू ले जा यार मौज कर तू, ठीक है, अपने स्थायित्व के लिए। आगे आप जब आप जिंक और कॉपर पढ़ते हो तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लाते हैं एस ब्लॉक से, बोले यार मेरे को दे, स्थायित्व मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी कारण इनको संक्रमणशील धातुएं कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनकी वैलेंसी बार बार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ये परिस्थितियों के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं डी ब्लॉक वाले। इसी कारण देखो डी ब्लॉक वालों के सबसे ज्यादा आपके वो मिलेंगे, यौगिक मिलेंगे आपको, एस सबसे ज्यादा इन्हीं के मिलेंगे। डी ब्लॉक में ही धरती की सबसे जितनी भी कीमती धातु है वो डी ब्लॉक में है सारी की सारी, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में कोई कीमती धातु नहीं है। पढ़ के देख लो चाहे कोई सा भी, सोना वही है, चांदी वही है, पारा वही है, ठीक है। इसके अलावा आपका टंगस्टन भी वही है, ठीक है। टंगस्टन आज के दिन बहुत कीमती धातु है, टंगस्टन एग्जिस्ट नहीं करता। यूरेनियम आपका वहीं मिल जाएगा आपको। तो ये सारे के सारे जितने भी आज के दिन धरती पे जो चला रहे हैं भाई, किसी देश को चलाने वाले, ओए किसी देश को चलाने वाला धातु कौन सी है? सोना। जिसके पास सोना है वो देश चला रहा है। और किसी देश की सिक्योरिटी कौन चला रहा है आज के दिन? यूरेनियम चला रहा है ना। तो वो कहाँ पाए जा रहे हैं? डी ब्लॉक में। तो यदि पूरे विश्व को चलाने वाले यदि सही तरीके से कह दें कि पूरी आवर्त सारणी में यदि कोई सबसे कीमती ब्लॉक है तो वो कौन सा ब्लॉक है रे? डी ब्लॉक है, ठीक है। बाकी जीवन यापन करने के लिए यदि कोई ब्लॉक है तो वो कौन सा है रे? पी। ऑक्सीजन वहां पाई जा रही है आपकी, वो है तब आप जिंदा हो, वो नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो। दूसरा, यदि कोई ये कहते कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली धातु कहां पाई जाती है तो एस ब्लॉक में,
लिथियम। लिथियम एक मात्र ऐसी धातु है जो ऊर्जा के मामले को संग्रहित करने में सर्वाधिक सबसे बेस्ट है। तो आपने लिथियम की बैटरियां पढ़ोगे आप आगे, ठीक है। तो और जितनी आपकी ये इसकी कार है, कौन सी है, टेस्ला वाली कार ज्यादा क्यों चलती है? क्योंकि उसमें कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है? लिथियम की बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा चलती है। तो लिखो रेस्टक नियम में, टाइम है 8 मिनट, अभी तो लिखो। लिख देना, यह नियम न्यूलैंड ने दिया था। पेसमेकर में लिथियम की बैटरी तो आती है, हाँ, क्योंकि लिथियम की बैटरी की कंडीशन होती है, लिथियम की बैटरी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो नाम मात्र के बनाती है। यदि आप वहां अन्य कोई बैटरी लगा दोगे पेसमेकर के साथ में, तो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, तो आपका हार्ट वैसे डैमेज हो जाएगा। दूसरा, लिथियम की बैटरी की कंडीशन होती है, एक बार चार्ज हो गई ना, तो वो 2.5-3 साल तक कंटिन्यू चल जाती है। फिर आपको जो पेसमेकर का एक कोड होता है, जहां जिस व्यक्ति के पेसमेकर लगाया जाता है ना, आप थोड़ी बहुत मूवी देखते हो ना, तो दिमाग नहीं लगाते रहे। आजकल बहुत सी मूवियां ऐसी आने लगी जिसमें पेसमेकर के ऊपर पूरी कहानी चलती रहती है, ठीक है। किसी नेता को मारना है तो उसकी पेसमेकर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर लो आप, ठीक है। यदि आपने पेसमेकर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया ना किसी की, और उसको कंट्रोल कर दी, और कंट्रोल करके उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, तो हार्ट बीट को बढ़ा देगा वो, और हार्ट बीट को बढ़ा देगा, उसका हार्ट अटैक की, उससे क्या हो जाती, मृत्यु हो जाएगी। तो पेसमेकर यदि किसी व्यक्ति को लगाया जाता है, तो यदि कोई बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना जो पेसमेकर लगाते हैं, क्योंकि लगभग बड़े वाले बड़े लगाते हैं, वो बराबर मॉनिटर करते हैं उस व्यक्ति को, वो यहां तक बता सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में है कहां। इसी कारण देखो, जिसके यदि किसी का आपको जानकार को यदि कभी पेसमेकर लगा हो, तो पॉलिसी के ऊपर साइन करवाते हैं वो लोग, सामने से आपको पॉलिसी दी जाती है, आपको उनको दी जाती है, वो सीधी कहते हैं कि आपकी लोकेशन हमें एनी टाइम पता रहेगी। यदि पेसमेकर, वो इतना तक बता सकते हैं कि पेसमेकर बंद कब हुआ, कैसे बंद किया गया, सारी एक चीज कंट्रोल की जा सकती है। पेसमेकर की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को यदि किसी ने पकड़ लिया ना, तो शायद ऐसी एक साउथ की मूवी भी है, उसमें आपने ये सीन देखा हो तो, ठीक है, उसमें देखना, एक साउथ की मूवी है जिसमें पेसमेकर को कंट्रोल करके एक नेता को मारने की कोशिश की जा रही है विदेश में। हाँ, एक लेडीज है, हाँ, वो इतना नाम तो नहीं है मेरे को पता कौन सी मूवी है वो, लेकिन वो मूवी मेरे देखी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो पेसमेकर में लिथियम की बैटरी आती है कि लिथियम की बैटरी को एक बार यदि चार्ज कर दिया जाए, ठीक है, तो 2.5-3 साल चलती है, लेकिन उसके लिए खास कुछ कंडीशन लगानी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी तो अपने गाड़ियों में जो लिथियम की बैटरियां काम लेती हैं, प्योर लिथियम की बैटरियां नहीं होती है रे, ठीक है। इसी कारण आपने सुना होगा ना कि कई जैसे ओला वाली की बैटरियां हैं, इनमें आग लग जाती है दिन में टेम्परेचर की वजह से। लिथियम की बैटरी की ये कंडीशन नहीं है कि वो गर्म होकर फट जाए ना, लिथियम की बैटरी इतनी जल्दी गर्म होकर नहीं फटती है। यदि उसमें आप किसी दूसरी चीज की मात्रा मिलाओगे ना साथ में, तो वो चीज गर्म होकर फट सकती है, लिथियम की बैटरी नहीं फटेगी। तो यदि प्योर लिथियम की बैटरी, टेस्ला है ना, टेस्ला, उसकी गाड़ियां फटती क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें लगभग प्योर लिथियम का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण वो महंगी है, इसी कारण वो महंगी है। पेसमेकर कितना महंगा आता है आपको पता है, ठीक है, इसी हिसाब से। हाँ रे, एक है भारत में सर्वाधिक सबसे पहले बनने वाला कृत्रिम हार्ट का नाम बताओ, यदि पेसमेकर पे आई गई तो। आपकी सीपीओ का और सीजीएल का दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। कृत्रिम हार्ट लिख लो, जराविक 7, जराविक 7 कृत्रिम हृदय। ये पूरी तरीके से बाहर लेबोरेटरी में बनाया हुआ है। आपके एसएससी में है ना रे, फैक्ट है ना, फैक्ट डायरेक्ट, ये बहुत आते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं आते आपके एसएससी में, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपके कॉन्सेप्ट कम आते हैं और आपके फैक्ट ज्यादा आते हैं। तो फैक्ट याद रखा करो पहले से ही। हाँ, अष्टक नियम में लिखो रे, ये न्यूलैंड ने दिया था, लिख लिया, लिखना। हाँ, भारत में बनाया गया है, वैज्ञानिक का नाम पता नहीं है। जराविक 7 भारत में बनाया हुआ है, कृत्रिम हृदय है ये, ठीक है, जो पूरी तरीके से लेबोरेटरी में बनाया गया है। हाँ, लिखो रे, अष्टक नियम का अगला पॉइंट लिखो, इसमें तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसमें तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
अगला पॉइंट, इसके अनुसार पहले तत्व के गुण, इसके अनुसार पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के साथ, इसके अनुसार पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाते हैं। पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाते हैं। जैसे इसी में चलने देना, जैसे संगीत के सुरों में, जैसे संगीत के सुरों में पहला अक्षर, जैसे संगीत के सुरों में पहला अक्षर आठवें अक्षर के समान होता है, हो गए के साथ, हाँ, लिख दो रे, सारे गामा पादा नी, सारे। बस आप तो अष्टक नियम में है ना, सिर्फ दो चीजें याद रख लो, बाकी सारा खेल है ना आप दो तीन शब्द याद रख लो पूरे अष्टक नियम में। दिया किसने? न्यूलैंड ने। तीसरा सारे गामा पादानी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहला अक्षर किसके समान है? आठवें के, और व्यवस्था किस हिसाब से की है? द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ये तीन नाम याद रखे आपने, आपका जो अष्टक नियम है वो पूरा। अगला पॉइंट लिखो रे, लिख देना, अष्टक नियम का अंतिम तत्व है, अष्टक नियम का अंतिम तत्व रुबिडियम था। अष्टक नियम का अंतिम तत्व रुबिडियम था। अगला रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों को आवर्त नियम के अनुसार, न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों को आवर्त नियम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए, रासायनिक तत्वों को आवर्त नियम के अनुसार, रासायनिक तत्वों को आवर्त नियम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए डेवी पुरस्कार दिया। और इस लाइन को स्टार लगा दो और लिख दो सीपीओ 2022। दोबारा एक बार लाइन मैच कर लो, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों को आवर्त नियम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए डेवी पुरस्कार दिया। पहली बात स्टार लगाओ और दूसरा लिखो सीपीओ 2022। कमियां लिखो रे इसकी, कमियां, कमियां तो कल ही होंगी, आज तो नहीं होंगी।
3 ऐसी यूटी बताओ रे जिनके पास विधानसभा है। तीन ऐसी यूटी, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके पास खुद की विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी, तीसरी लद्दाख, कब से? जम्मू कश्मीर। 3 ऐसी यूटी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और आपकी जम्मू कश्मीर, जिनके पास खुद की क्या है रे? विधानसभा है। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके पास खुद की विधानसभा है या नहीं है। ये क्वेश्चन, क्योंकि 8 विधानसभा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से मात्र 3 के पास क्या आपकी विधानसभा है, इसके अलावा किसी के पास विधानसभा नहीं है। आने वाले टाइम में दिल्ली की विधानसभा